सो हे गाइस, द गॉड सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत लास्ट एपिसोड के एंड के साथ में ही होती है, जहां पर अब हमें एक जगह पे काफी सारी बॉडीज को लटका हुआ दिखाया जाता है, जो कि देखने में ह्यूमन बॉडीज तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कोई रोबोटिक बॉडीज हो। वहीं पर हम लोग देख पाते हैं एंशिएंट गॉड चर्च की एक और बंदी को, जो कि ये कहने लगती है कि मिस्टर माइक, आज तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई, लेकिन फ्यूचर में हमारी मुलाकात कुछ ऐसी होगी कि तुम्हें उससे खुशी नहीं मिलेगी। इसके बाद फिर हमें सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर एक इतना बड़ा धमाका दिखाया गया था कि उसकी केवल शॉक वेव्स से इस वाली बिल्डिंग की शीशे चकनाचूर हो जाते हैं, जो नजारा भी देखने लायक होता है, क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि वो अटैक कितना ज्यादा पावरफुल होगा। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है उस आर्चर गर्ल को, जिसके सामने पहुंच चुका होता है माइक। वो लड़की काफी ज्यादा दुखी होने लगती है अपने शॉ मई नाम के पैरट के बारे में सोचकर, क्योंकि माइक ने उससे कह दिया होता है कि मैं तुम्हारे शॉ मई को पहले से ही मार चुका हूँ। माइक उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे साथ साथ और कौन है यहाँ पर, जो भी हो जल्दी से मुझे उनकी लोकेशन के बारे में बता दो। लेकिन आर्चर गर्ल के दिमाग से शॉ मई की यादें मिट ही नहीं रही थी। माइक उससे कहते जा रहा था कि जल्दी से मुझे सब कुछ बता दो। वो तो केवल अपने शॉ मई की उन क्यूट सी यादों में खोई रहती है, जो कि उसने उसके साथ में बिताई है। इसकी वजह से अचानक से ही इसके अंदर कुछ ज्यादा ही डार्क एनर्जी एक्टिवेट होने लगती है। उसकी जो ब्लू आईज होती है अब वो बदल चुकी होती है एकदम ही रेड आईज में। माइक कहने लगता है कि सच में एंशिएंट गॉड चर्च वाले बहुत ही ज्यादा अजीब है। इनमें से ये जितने भी हैं उन सभी के पास में उनकी अलग अलग खास एबिलिटीज भी है। आर्चर गर्ल ये कहने लगती है कि तुमने जो गलती की है उसकी वजह से मुझे तुम्हें अपने हाथों से ही मारना होगा, जिसके बाद फिर मेरे साथ ही यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए मुझे सबसे पहले तुम्हें अपनी हेवनली फायर से बर्न करना होगा, जिसकी वजह से उसने तुरंत यहाँ पर अपनी हेवनली फायर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। ये फायर कोई मामूली फायर तो बिल्कुल भी नहीं होती, इसको केवल आता हुआ देखकर ही कोई भी बंदा घबरा जाए। वो अपनी उसी फायर का यूज करते हुए तुरंत ही अपने एरोस को एक्टिवेट करने लगती है। यहाँ तक उसने माइक के चारों तरफ ही अपने कई सारे क्लोन्स को भी बना लिया था, जिनकी हेल्प से उसने एक साथ ही हमला कर दिया होता है माइक के ऊपर, जिनसे बचने के लिए माइक को अपने सुपर फास्ट रिफ्लेक्शंस का यूज करना पड़ रहा था। यहाँ तक कि आसमान में जो हेवनली फायर का पोर्टल ओपन हो चुका था, उसके अंदर से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी निकल रही थी, जिसमें से काफी बड़ी लेवल पर अटैक्स होने को जा रहे होते हैं माइक के ऊपर। लेकिन माइक तभी उसी पोर्टल के सामने पहुंच जाता है और अपने पावर्स का यूज करते हुए एक ऐसी एनर्जी शील्ड को बना लेता है, जिससे कि ये अटैक्स नीचे तक पहुंच ही नहीं पाते। वो आर्चर गर्ल भी शॉक होते हुए ये कहने लगती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी हेवनली फायर की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो तुम्हारी आत्मा को भी जला के राख कर दे, फिर आकर तुम मेरी फायर से बच भी कैसे सकते हो। तो माइक उसको एक डायलॉग मारता है कि तुम मुझे चाहकर भी कभी भी रात्रि में हरा नहीं पाओगे, बिकॉज आई एम द गॉड ऑफ नाइट। जिसके बाद फिर उसने अपनी पावर्स का एक इतना ज्यादा खतरनाक हमला किया होता है इस बंदी के ऊपर। इस आर्चर गर्ल का केवल एक ही अटैक के साथ में काम तमाम ही हो चुका था, जो नजारा देखने में भी काफी ज्यादा खतरनाक था। इसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है लिनशुन नूडल शॉप को, जहां पर अब एक्चुअली में माइक और युआन को ले जा चुका होता है बाइलीतो में, कि वो उन दोनों को काफी ज्यादा टेस्टी नूडल्स की ट्रीट देने वाला है, जिनके अंदर फ्लेवर होते हैं चिकन, श्रेडेड मीट और रिब्स के, और साथ ही साथ उन लोगों के लिए एग्स, टोफू और नूडल्स को भी सर्व किया जाता है, जिनका ऑर्डर आते ही ये तीनों के तीनों खाने पर टूट पड़े थे। बाइलीतो में बताने लगता है कि आज जो नजारा मेरे सामने हुआ था, मैं उन्हीं सभी को देखते हुए ही बड़ा हुआ हूँ, इसीलिए इस तरीके की मारकाट मेरे लिए तो नॉर्मल ही है। मुझे ना तो ये सब कुछ देखने में कोई प्रॉब्लम है और नहीं करने में कोई प्रॉब्लम है। अब बस जैसे यहाँ पर मेरे बॉडीगार्ड्स आ जाएंगे, सारी की सारी चीजें एकदम ही फाइन हो जाएंगी। लेकिन तभी माइक ये सोचने लगता है कि उसको जल्द से जल्द कैप्टन और बाकी लोगों के साथ में इकट्ठा हो जाना चाहिए, क्योंकि वो भी ये बात जानता है कि यहाँ का नजारा बहुत ही जल्द बदल जाएगा। उसे भी ये पता नहीं है कि उन लोगों के ऊपर हमला कब, कहाँ और कैसे होने वाला है। जिस मोमेंट पर हम तभी यहाँ पर आता हुआ देख पाते हैं शैन किंगजू को, जो कि अपनी टीम के साथ में नूडल्स को खाने के लिए ही आया था। अब जैसे यहाँ पर माइक और उसके दोस्तों को देखता है तो वो तुरंत ही कहने लगता है, मेरे साथियों के लिए भी लेकर आ जाओ श्रेडेड मीट नूडल्स के 3 बाउल्स, जो कि सर्व किए जाते हैं माइक, बाइलीतो मिंग और युआन को, और उन्हीं के साथ में बैठकर खाने लग जाता है शैन किंगजू। फिर तभी वो माइक से कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया उस दिन के लिए, मैं ये समझ चुका हूँ कि तुम लोग काफी अच्छे लोग हो। तो बाइलीतो मिंग बड़े ही सुर के साथ में कहने लगता है कि भाई तुम कुछ ज्यादा सीरियस हो रहे हो, तुम्हें उस बात के लिए शुक्रिया अदा कहने की कोई जरूरत भी नहीं थी। शैन किंगजू कहता है कि देखो, मैं जो भी सोचता हूँ वो करके ही रहता हूँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे मन में कोई भी बात छुपी बैठी रहे। और हाँ, मुझे ये भी पता है कि हम लोग जो यहाँ पर हॉलिडे मनाने के लिए आए हैं वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। मैं तुम लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम लोगों के पास में अभी कोई डिफिकल्टीज आई हैं? अगर आई हैं तो बता दो, और आएंगी तो भी मुझे बता दो, क्योंकि अब हम लोग फ्रेंड्स बन चुके हैं, तो तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम भी होगी। हम लोग मिल बांट कर सारी की सारी प्रॉब्लम को सुलझाएंगे। जिस बात पर माइक कहने लगता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात को डिस्कस करना है। जिस बात को डिस्कस करने के लिए वो शैन किंगजू को उसी होटल
के अंदर लेकर जाता है जहाँ पर माइक को लेकर गया था लाओ जाओ। जिस होटल को देखते ही युआन तो शॉक हो जाता है कि माइक तुम ये हमें कहाँ पर लेकर आए हो, ये तो मुझे कोई खुशियां मनाने वाला होटल लग रहा है। यहाँ तक कि शैन गुंगजू भी कहने लगता है कि सच में भाई तुम कहाँ पर लेकर आए हो, मैंने सोचा नहीं था कि तुम कोई ऐसी भी अपनी हॉबी को रखते होगे। दोस्तों तुम मुझे जैसा समझ रहे हो मैं वैसा नहीं हूँ, मैं एक मर्द हूँ। माइक भी ये कहने लगता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो तुम्हारी हेल्प चाहिए किसी और को ही बचाने के लिए। वो यहाँ से जाने लगता है तो बाली तुम्हें कहता है कि माइक क्या तुम इस होटल में नहीं जाने वाले हो। माइक कहने लगता है कि नहीं वो मेरा मिशन नहीं है, बल्कि मैं सबसे पहले जा रहा हूँ अपने आंट के घर पर। लेकिन जो बाइली तुमिंग और युआन होते हैं वो खींच कर ले जाने लगते हैं शैन किंगजू को उसी होटल के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग अपनी कुछ इच्छाओं को पूरा भी करना चाहते थे। जिसके बाद फिर अगले ही सीन में माइक को दिखाया जाता है रास्ते में जाते हुए, जिसको इस बात का एहसास हो चुका था कि जरूर से कोई तो है जो कि उसका पीछा कर रहा है। इस मोमेंट पर तभी वहां पर सामने आ जाती है एंशिएंट गॉड चर्च की वही बंदी, जो कि ये कहने लगती है कि मिस्टर माइक मैं तुम्हें इनवाइट करने के लिए आई हूँ अपने एंशिएंट गॉड चर्च के अंदर, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे प्रपोजल को जरूर से एक्सेप्ट भी करोगे। मुझे बताओ जरा आखिर तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। इसके बाद फिर हम एक जगह पे एक छोटी सी फैमिली को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर अपनी लिटिल डॉटर के साथ में फोटोज को क्लिक कर रहे थे। लेकिन तभी उस छोटी सी बच्ची को हवा में उड़ते हुए और उछलते हुए कुछ लोग नजर आते हैं, जिससे कि वो चौंक जाते हैं। लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। उसकी मॉम कहने लगती है कि जल्दी से हमें अंदर की तरफ चलना होगा, क्योंकि ये लोग असल में होते हैं एक होटल के सामने जिसके अंदर होने वाला होता है एक बहुत ही बेहतरीन शो, और इसका एक्चुअली में नाम होता है कैंग नान थिएटर। अभी हम माइक को देख पाते हैं जो कि उसी लेडी को ही फॉलो करते हुए उसके पीछे जा रहा था। और वो लेडी तो एक्चुअली में यही चाहती थी कि माइक उसका पीछा करे, ये चाहती ही है कि माइक ज्यादा से ज्यादा उसके करीब पहुंच जाए। माइक खुद में ये सोचने लगता है कि सार्जन ने इसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बताया था कि उसकी टीम में कुछ ऐसे तरीके के भी लोग होंगे जो कि कई सारी चीजों को तोड़ते फोड़ते आगे चली जा रही थी, और माइक भी उसका पीछा ही करते हुए जा रहा था। लेकिन अब उसका पीछा करते हुए उसी कैंगनान थिएटर के अंदर आ चुका था, जहां पर अचानक से ही लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वो ये लेडी ये कहने लगती है मैं आप सभी लोगों के सामने सबसे पहले अपने प्रोटैगनिस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, जिनका नाम है मिस्टर माइक। और तुरंत ही अब उसके ऊपर काफी सारे लाइट्स को जला दिया गया था, और साथ ही साथ हम यहाँ पर उन सारे के सारे लोगों की तस्वीरों को भी देख पाते हैं जो कि एक्चुअली में बिलोंग करते हैं एंशिएंट गॉड चर्च से। माइक इसके बारे में कहने लगता है कि मैंने ये सोचा नहीं था कि तुम लोगों के पास में ऐसी भी कोई एबिलिटी होगी। तो वो लेडी कहने लगती है कि चुप कर जाओ बच्चे, अभी तो मैंने खेल को शुरू भी नहीं किया, जरा एक बार ये गेम शुरू तो होने दो, तुम्हें भी इसमें मजा आएगा। जिस मोमेंट पर तभी एक कठपुतली एक्टिवेट हो जाती है और वो ये कहने लगती है मेरे पास में हजारों लोगों को मारने का बैटल एक्सपीरियंस है, और उसी ही तरीके से आज मैं तुम्हें भी यहाँ पर मारने वाला हूँ। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर और भी कई सारे कठपुतले एक्टिवेट होने लगते हैं, सभी के सभी बातें कर रहे होते हैं माइक से, और उन सभी को टारगेट किया गया है माइक को जान से मारने के लिए। यहाँ तक कि उनमें से एक बंदा तो ये भी कहने लगता है कि हमारे लिए 3 बाउल्स नूडल्स को सर्व किया जाए। इसके साथ साथ यहाँ पर और भी कई सारे कठपुतले एक्टिवेट होते जा रहे थे, जो कि अपने यहाँ पर केवल बातों से ही माइक को मेंटली टॉर्चर करने लगते हैं। सभी के सभी माइक के बारे में, उसके दोस्तों के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में बातें करने लगते हैं। और यहाँ पर ये जितने भी कठपुतले बनाए गए थे वो सभी के सभी उन लोगों के चेहरों को देखकर बनाए गए हैं जिनको माइक जानता है, जिसकी वजह से भी ये चीजें माइक के मन के अंदर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वहम को क्रिएट करने लगती है। फिर तभी वो लेडी ये कहने लगती है कि हमने तुम्हारे सामने एक ऐसी स्किल को क्रिएट किया है जहाँ पर लड़ने वाले भी तुम होगे और तुमसे लड़ने वाले भी तुम्हारे ही होंगे। अब मुझे बताओ जरा कि आकर तुम इनके साथ में कैसे लड़ने वाले हो। सबसे पहले तुम मेरे इस गेम को रेटिंग कर दो कि क्या तुम्हें ये गेम मेरा पसंद आया, क्योंकि देखो मेरा तो ये फेवरेट है। जिसके साथ साथ उसके कंट्रोल में और भी कई सारी कठपुतलियां होती हैं जिनको वो जैसे चाहे वैसे बना सकती है। ये कहने लगती है कि दर्शकों आप सभी लोगों के सामने प्रेजेंट है अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट शो। ये एक्साइटिंग तो इतना ज्यादा है कि मिस्टर माइक भी इसको देखे बिना रह नहीं पाएगा, क्योंकि मिस्टर माइक ही है इसके आउटस्टैंडिंग प्रोटैगनिस्ट। इसीलिए लेडीज एंड जेंटलमैन तैयार हो जाइए हमारे शो को देखने के लिए जिसका नाम है योर यूथ। शो को देखने के लिए वाकई में यहाँ पर काफी भारी संख्या में लोग आए हुए थे, जहाँ पर अब इस थिएटर की सभी के सभी लाइट्स को ऑफ किया जाता है और ऑन कर दिया जाता है स्टेज की लाइट्स को। पर्दा खुलता है और माइक अपने सामने हजारों की तादाद में भीड़ को देख पाता है जो कि शो को एंजॉय करने के लिए आए थे। उनमें से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि यहाँ पर ये जो कुछ भी हो रहा है वो रियल में है, ना कि कोई शो। तभी फिर उस लेडी ने अपना यहाँ पर मैजिक दिखाना शुरू कर दिया था, जिसकी स्टोरी स्टार्ट होती है एक राजा की मौत के साथ में, जो कि अर्धरात्रि में आकस्मिक मौत से मर चुका था, जिसके अगले ही दिन एक नए राजा को गद्दी पर बिठाया जाना था। लेकिन ये जो कहानी होती है वो माइक के एकदम सर के ऊपर से जा रही थी कि आखिर ये क्या बकवास चल रहा है। अभी माइक अपने पीछे से काफी सारे बंदों को आता हुआ देख पाता है जो कि एक्चुअली में होते हैं सिपाही। माइक जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो एक कठपुतला आता है और उससे
कहता है कि अभी तुम्हारा सही समय नहीं आया है सामने आने का। कहानी आगे बढ़ती है और हमें बताया जाता है कि हालांकि उस किंग के पास में उनका कोई वारिस ही नहीं था, जिसकी वजह से पूरे किंगडम के नियमों के हिसाब से अब यहाँ का अगला राजा वही बनेगा जो कि सबसे काबिल होगा, जिसकी वजह से किंगडम के सेनापति ने इस पूरे राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया। लेकिन ये चीजें वैसी नहीं होने वाली थी जैसा कि ये लोग सोच रहे थे, क्योंकि फिर तभी उनके पास में एक बंदा आता है और वो ये कहने लगता है कि अभी हाल ही में ये पता चला है कि साउथ में हमारे राजा का एक वारिस पाया गया है जो कि सत्य है, जहाँ पर वह वारिस बना दिया जाता है माइक को और उसके ऊपर काफी सारी लाइट्स को ऑन भी कर दिया गया था। कहानी आगे बढ़ती है और ये बताया जाता है कि नए वारिस के आने की वजह से जिस सेनापति ने अपना आधिपत्य जमा लिया था, यानी कि अब यहाँ पर एक काफी खतरनाक युद्ध होने वाला था इन लोगों के बीच में, क्योंकि वो सेनापति ये कहने लगता है कि आखिर राजा की मौत से पहले वो वारिस क्यों नहीं आया, और क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया इसी वजह से अब यहाँ का नया राजा मैं हूँ। जिससे कि वो तुरंत ही वो सिपाही बढ़ने लगते हैं माइक पर हमला करने के लिए, यानी कि इस नए वारिस को मारने के लिए। माइक तुरंत ही अपने पावर्स का यूज करता है, उन लोगों को मारता है और यहाँ से भागकर निकलने लगता है। लेकिन ये जो मेंशन होता है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में होता है उस मैजिकल लेडी के, क्योंकि माइक जैसे उस पर हमला करने के लिए जाता है तो फिर तभी अचानक से ही कुछ मैजिकल कठपुतले आते हैं जो कि माइक को अपने साथ में खींच कर ले जा रहे थे। इसके आगे की अमेजिंग स्टोरी हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे।